Bismillahirrahmanirrahim, dear students, Assalamu alaikum. Hoping all of you are fine. Let's see what comes in our today's assignment. It's chapter number 8 of the novel Mr. Chips from your text. आज बेटा आपकी असाइनमेंट होगी कि आपका जो नावल है मिस्टर चिप्स उसमें से जो चैप्टर नंबर 8 है, नेक्स्ट चैप्टर है, वो हम लोग इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे. एंड आई हैव written it down on the board as well. It's chapter number 8 of Mr. Chips. It's rather a very small lesson of comprising one page only. ये एक पेज पे मुश्तमिल लेसन है. इसकी एक्सरसाइज भी आज कंप्लीट करेंगे. तो लेट्स सी व्हाट कम्स हियर. बेसिकली इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट द डेथ ऑफ कैथरीन ब्रिजेस. शी डाइड on 1st April 1898 during childbirth. And what was the state of mind of Mr. Chips that moment? And we will read all about that. And what act of foolery was played, or what trick were played by the students just for the sake of making fun that day. तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आज. कि 1 अप्रैल 1898 में बेसिकली कैथरीन ब्रिजेस जो है उसकी डेथ हुई थी चाइल्ड बर्थ के दौरान. और उसके बाद जो ज़िंदगी में जो एक गमगीन सी सूरत हाल थी, अफसरदाकुन सूरत हाल थी जिसका सामना कर रहा है मिस्टर चिप्स, वो सब चीज़ें इसमें हम पढ़ते हैं, मुख्तसरन पढ़ते हैं. And there was always in his mind that spring day in 98 when he had paced through Brookfield village as in some horrifying nightmare. Paced mean walked, चलना. Paced mean walked. Horrifying क्या होता है? Horrifying dreadful. Dreadful. Nightmare mean horrible dream. Horrible dream. Yes, देखते हैं और कोई वर्ड इसमें जो डिफ़िकल्ट हो जी. एंड दैट वाज ऑलवेज इन हिज माइंड दैट स्प्रिंग डे 98. मिस्टर चिप्स के जहन में 1898 का वो दिन हमेशा महफूज था. व्हेन ही हैड पेस्ड थ्रू ब्रुकफील्ड विलेज एज इन सम हॉरिफाइंग नाइटमेयर. वो ब्रुकफील्ड स्कूल की गलियों में से, लेन्स में से यूँ गुजर रहा था. ब्रुकफील्ड विलेज बल्कि लिखा हुआ है. ब्रुकफील्ड विलेज जो है उस एरिया से इस तरह से गुजर रहा था जैसे कोई खौफनाक ख्वाब देख रहा हो. हाफ स्ट्रगलिंग टू एस्केप इन टू आउटसाइड वर्ल्ड वेयर द सन स्टिल शोन्ड. किस स्ट्रगल में था कि दुनिया जो बैरूनी दुनिया है उसमें एक रिफ्यूज, एक पनाह तलाश की जाए जहाँ सूरज अपनी पूरी तमाज़त के साथ, रोशनी के साथ चमकता हो. एंड वेयर एवरीथिंग हैड हैपेंड डिफरेंटली. और दुनिया जहाँ के तमाम मामलात मुख्तलिफ अंदाज में सर अंजाम दिए जा रहे थे. यानी ही वॉज ट्राइंग टू एस्केप इन टू द वर्ल्ड ऑफ लाइवली पीपल वेयर द थिंग्स वर हैपनिंग इन डिफरेंट वेज़. वो जीती जागती दुनिया के दरमियान एक पनाह की तलाश में था और जहाँ मामला मुख्तलिफ ढंग से देखे जाते हों. यंग फॉकनर हैड मेट हिम देयर इन द लेन आउटसाइड द स्कूल. स्कूल के बाहर की एक गली में जो एक यंग फॉकनर इज़ द नेम ऑफ अ स्टूडेंट, मिस्टर चिप स्टूडेंट. उसका एक स्टूडेंट यंग फॉकनर उसको मिला और क्या कहता है, प्लीज़ सर मे आई हैव द आफ्टरनून ऑफ, माई पीपल आर कमिंग. कि जनाब क्या आज मुझे छुट्टी मिल सकती है? माई पीपल मीन माई फैमिली इज़ कमिंग. कि मेरे अहले खाना आ रहे हैं तो मुझे क्या आज छुट्टी दे देंगे? ये कौन कह रहा है? दीज वर्ड्स आर बाय वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ मिस्टर चिप्स नेम्ड यंग फॉकनर. व्हाट्स दैट? ओ यस यस. और चिप्स ने जवाब में कहा कि क्या कहा तुमने? ठीक है ठीक है. कैन आई मिस चैपल टू सो? चैपल क्या होता है? चर्च टाइम, प्रेयर टाइम इन चर्च. तो क्या आज की गिरजाघर की इबादत भी छोड़ सकता हूँ? यस यस. और चिप्स ने से कहा ठीक है छोड़ दो. एंड कैन आई गो टू द स्टेशन टू मीट दैम? और क्या मैं अपने रिश्तेदारों को मिलने स्टेशन जा सकता हूँ? He nearly answered, you can go to the blazes for all I care. Go to the blazes होता है go to hell. और ऐसा लगता था कि चिप्स कहने वाला है कि तुमने जहाँ जाना है जहन्नुम में जाओ. And not to disturb me this moment. बस मुझे डिस्टर्ब ना करो. My wife is dead and my child is dead and I wish I were dead myself. क्योंकि आज वो कह रहा है कि मेरा बच्चा जो है वो भी दुनिया से रुखसत हुआ और मेरी जो वाइफ है, बेगम है, वो भी दुनिया से चल बसी. तो I wish myself that I wish I were dead myself. और मैं चाहता हूँ मैं भी दुनिया से चला जाऊँ. Actually he nodded and stumbled on. Nodded approved. Approved होता है हाँ में सर हिलाना. And stumbled. And next word is stumbled on. Stumbled means staggered. उसने हाँ में सर हिलाया और फिर लड़खड़ाता हुआ चला गया. नेक्स्ट देखिए
आपके पास आ गया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक टू एनी बॉडी और टू रिसीव कॉन्डोलेंसेज। कॉन्डोलेंसेज सिंपथेटिक वर्ड, सिंपथेटिक वर्ड्स। अब चिप्स जो था वो नहीं चाहता था कि उसके साथ ताज़ियत का इजहार किया जाए, उसके गम को दोबारा से कुरेदा जाए, ठीक है। ही वॉन्टेड टू गेट यूज टू थिंग्स इफ़ ही कुड बिफोर फेसिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अदर्स। वो क्या चाहता था, पहले अपने आप को इन तमाम चीज़ों से मानूस कर ले, इन तमाम चीज़ों का आदी बना ले, इन तमाम चीज़ों से मानूस हो जाए, इन मामलात से, और फिर दूसरों के काइंड वर्ड्स को, मेहरबान अल्फाज को कबूल करे। ही टुक हिज फोर्थ फॉरम एज यूजुअल आफ्टर कॉल ओवर। हाज़िरी लेने के बाद उसने फोर्थ फॉरम की क्लास, अपनी जो क्लासिक लैंग्वेजेस की क्लास है, एज यूजुअल वो ली। सेटिंग दैम ग्रामर टू लर्न बाय हार्ट while he himself stayed at the desk in a cold continuing trance. ट्रांस होता है डीप थॉट। तो उसने क्या किया है जनाब, अपनी क्लास भी ली है और बच्चों को ग्रामर याद करने में, सबक याद करने की तरफ लगा दिया है। एंड मीनवाइल ही केप्ट सिटिंग ऑन हिज डेस्क इन हिज डीप थॉट, इन हिज ट्रांस। अपनी बहुत ही मुनहमिक और महव हालत में, खोई हुई हालत में वो अपने डेस्क पे, अपने रोस्ट्रम के पास मौजूद रहा। Suddenly someone said, "Please sir, there are a lot of letters for you." अचानक जब वो ट्रांस में है, डीप थॉट में है, तो एक स्टूडेंट ने कहा कि there are some letters for you sir, कि आपके लिए कुछ खतूत आए हैं। So there were, he had been leaning his elbows on them. Leaning mean bending, और वो खत उसकी टेबल पर थे और उस पर वो कोहनी रखे हुए बैठा था। यानी वो बैठा है और कोहनी ख़तों पे रखी है। दे वर ऑल एड्रेस टू हिम बाय नेम, और उन तमाम ख़तों पे, लिफाफों पे इसका नाम लिखा है। ही टोर देम ओपन वन आफ्टर द अदर बट ईच कंटेन नथिंग बट अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर। टोर मीन स्प्लिट। उसने हर ख़त को फाड़ा, खोला और देखा। ख़त के लिफाफे पर तो मिस्टर चिप्स का ही नाम था, लेकिन ख़त के अंदर सिर्फ ब्लैंक शीट, खाली सफ़ा मौजूद था। He thought in a distant way. Distant way क्या होगा? Somewhere in the past. That it was rather peculiar. Peculiar क्या होगा? Strange. ये अजीब सी कैफियत उसकी थी और वो पास्ट, अपनी माजी की यादों में खोया था। But he made no comment. उसने कोई कमेंट, कोई रिमार्क्स नहीं दिए उन ख़तों के बारे में कि किसने भेजे, क्यों भेजे और ख़ाली शीट्स क्यों हैं। द इंसिडेंट क्या होता है? इवेंट, EVENT. Gave hardly an impact upon his vastly greater preoccupations. Impact क्या होता है? अफेक्ट होता है असरअंदाज होना। और एक और वर्ड आपके पास प्री ऑक्यूपेशन है। प्री ऑक्यूपेशन होता है ऑब्सेशन भी अगेन डीप थॉट है। ये वाक़या बामुश्किल ही उसकी महव कैफियत पर असरअंदाज हुआ होगा, यानी बिल्कुल भी असरअंदाज कहा जा सकता है कि इस वाक़े का किसी तरह से भी उसकी गहरी सोच पे कोई असर ना पड़ा। नॉट टिल डेज आफ्टर वर्ड्स डिड ही रियलाइज दैट इट हैड बीन अ पीस ऑफ अप्रैल फुलरी। और इसके बाद वाले दिनों में भी वो रियलाइज़ ही नहीं कर सका कि उसे तो बच्चों ने अप्रैल फूल बनाया था, 1 अप्रैल था, और अप्रैल फुलरी के तौर पर वो ब्लैंक शीट लिफाफों में डाल के उसकी टेबल पे रख दिए थे। They had died on the same day, the mother and the child just born, on 1 April 1898। बस उसे एक ही चीज़ याद थी कि उसका बच्चा और उसकी बीवी जो है वो 1 अप्रैल को 1898 ईयर में वफ़ात पा गए थे। ठीक है जी, अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है बेटे। इसकी एक्सरसाइज करते हैं नोट्स में से। आप नोट्स जो है वो देखिएगा अपने नोट्स में। चैप्टर 8 जो है उसको खोल लेते हैं और इस पर इसकी एक्सरसाइज में सबसे पहले क्या है? सिनोनिम्स है। पेस्ट का मतलब होता है चलना, चलते हुए जाना, वॉक्ड। सी ऑप्शन वॉक्ड इसका आंसर होगा। नंबर 2 नाइटमेयर होता है ड्रेडफुल ड्रीम, खौफनाक ख्वाब, और ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। चैपल चर्च को कहा जाता है, प्रेयर इन चर्च गिरजाघर में इबादत के टाइम को भी कहा जाता है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नंबर 4 ब्लेजेस मीन हेल, जहन्नुम को, दोज़ख को कहा जाता है। बी ऑप्शन हेल इज़ द आंसर टू दिस वर्ड। नंबर 5 नोडेड का मतलब टू शेक हेड इन अफर्मेशन, ठीक है, अप्रूविंगली। अब असबात में हाँ कहते हुए सर हिलाना, अप्रूव्ड। ए ऑप्शन इज़ द आंसर। नंबर 6
स्टम्बल्ड, स्टम्बल्ड मीन लड़खड़ाते हुए जाना, स्टैगर्ड, तो ए ऑप्शन इज द आंसर। नंबर 7 कॉन्डोलेंसेस, कॉन्डोलेंसेस क्या होता है? सिंपथी, यानी कॉमिसरेशंस, कॉमिसरेशन भी कहा जाता है, सिंपथेटिक वर्ड भी कहा जाता है। हमारे पास आंसर है कॉमिसरेशन और सी ऑप्शन आंसर है। नंबर 8 ट्रांस, ट्रांस होता है डीप थॉट स्पेल, तो मेरे पास बी ऑप्शन स्पेल इसका आंसर होगा। टोर, टोर का मतलब फाड़ देना, स्प्लिट करना, तो बी ऑप्शन स्प्लिट आंसर है। नंबर 10 प्री ऑक्यूपेशंस, प्री ऑक्यूपेशंस होता है ऑब्सेशन, अगेन डीप थॉट मेडिटेशन, डीप थॉट कंटम्पलेशन, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है ऑब्सेशन, ये इसका आंसर होगा। इसकी एक्सरसाइज को देख लेते हैं बेटे। हमारे पास टोटल 11 क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हेन डिड कैथरीन, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हेन डिड कैथरीन एंड हर न्यू बॉर्न चाइल्ड डाई। तो हमने पढ़ा कैथरीन एंड हर न्यू बॉर्न चाइल्ड डाइड ऑन April 1st 1898 ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। फिर सवाल है व्हाट डिड यंग फॉकनर आस्क चिप्स ऑन 1st April। 1st April को यंग फॉकनर ने क्या सवाल किया था? उसने कहा था इफ़ ही माइट हैव द आफ्टरनून ऑफ एंड मिस द चैपल टू, ही फर्दर आस्क्ड इफ़ यू कुड गो टू द स्टेशन टू रिसीव हिज फैमिली। उसने कहा कि आज मुझे छुट्टी दे दें, चर्च से भी छुट्टी दे दें, इबादत आज की छोड़ने की छुट्टी दे दें और मैं अपनी फैमिली को स्टेशन से लाना चाहता हूँ। What type of letters did चिप्स receive on 1st April? 1st April को किस तरह के लेटर्स जो हैं वो चिप्स ने रिसीव किए थे? तो इसका आंसर भी हम देख लेते हैं कि he was sitting at his desk. Someone said that there are some letters for him and he opened them one by one. All the letters were addressed to him, but when he tore them, opened them, there were only blank sheets in all the envelopes. Her एनवलप के अंदर खाली शीट जो है वो मौजूद थी। फिर आपके पास आता है व्हेन डिड चिप्स रियलाइज दैट द ब्लैंक लेटर्स रिटन टू हिम वर अ पीस ऑफ अप्रैल फुलरी। उसको कब एहसास हुआ कि ये तो उसको अप्रैल फूल बना दिया गया है? हम देखते हैं कि it was after many days that he realized that it was the act of April foolery, because on that day, because of the death of his wife and son, he couldn't realize the act of April foolery. He was in deep thought. What do you know of Faulkner? अब बताइए फॉकनर जो था वो कौन था? यंग फॉकनर। आपने पढ़ा यंग फॉकनर was one of the student who had met Mr. Chips on the day of his wife his wife died, and he sought leave from Mr. Chips because he wanted to receive his family from the station. ये वो बच्चा था जो अपनी फैमिली को स्टेशन से लाना चाहता था और मिस्टर चिप्स से दरख्वास्त की थी छुट्टी के लिए। Why did Mr. Chips hurry to the class on the 1st April? 1st April 1998 में अपनी क्लास की जानिब जो है वो क्यों तेज़ी से गया था पढ़ाने के लिए? Actually he did not want to receive condolences or the sympathetic words of the people. He wanted to get used to these words before he faced people with their kind words. वो चाहता था कि लोगों की जो मेहरबानी वाले अल्फाज हैं, जो ताज़ियत नामे हैं, जो उनकी ताज़ियत है उसको कबूल करने से पहले अपने आप को बहाल कर सके, अपने तमाम जो एहसासात हैं वो उनको बहाल कर सके, जो गम की कैफियत में है उससे निकल सके, इसलिए वो अपनी क्लास के जानिब चला गया था। Why could Mr. Chips not understand the act of foolery? क्यों नहीं वो समझ सका था? Because on the same day his wife and child died during childbirth and he was preoccupied with grief at the loss of his wife and child. So that is why he could not understand, comprehend the act of April foolery. फिर है what were Chips' feelings on his wife's death? उसकी feeling क्या था? क्या थी जनाब on the day of his wife on the death of on the day his wife's death, on the day of his wife's death? हम देखते हैं कि he was deeply grieved at the death of his beloved wife and the newly born child. He even wished that he were dead himself. वो खुद चाहता था कि मैं भी दुनिया से चला जाऊं। लास्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब कैथरीन्स ट्रेजिक डेथ। हमने पढ़ा कि कैथरीन्स ट्रेजिक डेथ मेड चिप्स डीपली ग्रीव्ड एंड लोनली। शी एंड हर न्यू बॉर्न चाइल्ड died during childbirth on 1st April 1898 and they both died on the same day, Catherine and
हर चाइल्ड। जी बेटा, हियर कम्स दिस एक्सरसाइज कम्स टू एन एंड नाउ। ये एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म होती है। इसके बाद बेटे हम लोग जो आपका चैप्टर नंबर 8 जो कि बहुत शॉर्ट है, बहुत मुख्तसर है, इसकी एक्सरसाइज भी हो गई। हम लोगों ने अब करनी है इसके एक पैराग्राफ आपका रहता है सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस में से। आपके जो ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स हैं अनसॉल्व्ड वाले, अनसॉल्व्ड में से हम 11 एक्सरसाइजेस कर चुके हैं। नंबर 12 लास्ट एक्सरसाइज जो है वो आज हमें करना है। देखते हैं नोट्स में से नंबर 12, एक्सरसाइज नंबर 12। तालीम जितनी अब आम है इतनी पहले कभी ना थी। तो क्या है? एजुकेशन वॉज नेवर सो कॉमन, एजुकेशन वॉज नेवर सो कॉमन एज इट इज़ टुडे, फुल स्टॉप। गरीब से गरीब लड़का भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर सकता है, कैन। इवन अ बॉय फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली कैन गेट एजुकेशन। इवन अ बॉय फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली can get education in a college or university, किताबें ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं। There is no need to purchase books, क्योंकि कॉलेज की लाइब्रेरी में हज़ारों किताबें होती हैं। Because there are thousands of books in the college library, अगर लड़का ज़रा मेहनती हो तो तालीम हासिल करना चंदा बिल्कुल मुश्किल नहीं। If the boy is a bit hard working, अगर लड़का ज़रा मेहनती हो, if the boy is a bit hard working, it is not difficult at all to get education। आगे देखते हैं। लेकिन इन तमाम आसानियों के बावजूद तालीम का मेयार बहुत पस्त हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पस्त हो जाना होगा declined, has declined, but the standard of education has declined despite all these facilities। हम कह सकते हैं but despite all these facilities, the standard of the education has declined। इसकी वजह यह है कि तलबा तालीम में दिलचस्पी नहीं लेते। The reason is that the students do not take interest in studies। The reason is that the students do not take interest in studies। कुछ लड़के तो सिरे से पढ़ते ही नहीं हैं, do not study at all। Some boys do not study at all। और कुछ इम्तिहान के करीब इमदादी कुतब ख़रीद कर चंद सवाल रट लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, रट लेना होता है क्रैम, और इमदादी बुक्स क्या होगा? हेल्पिंग बुक्स। एंड सम स्टूडेंट्स परचेज हेल्पिंग बुक्स नियर एग्जाम्स एंड क्रैम अ फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है। एंड सम परचेज, और कुछ इम्तिहान के करीब इमदादी कुतब ख़रीद लेते हैं। एंड सम परचेज द हेल्पिंग बुक्स नियर एग्जाम्स एंड क्रैम अ फ्यू क्वेश्चंस। अगर खुशकिस्मती से ये सवाल इम्तिहान के पर्चे में आ जाएं तो उनकी कामयाबी यकीनी क्या होगा? देयर सक्सेस इज गारंटीड। एंड इफ luckily if these questions are the part of paper, if these questions are the part of paper, their success is guaranteed। वरना फेल होना कोई ऐसी मायूब बात नहीं। मायूब क्या होगा? रिग्रेटेबल। वरना क्या होगा? अदरवाइज। और फेल होना फेलियर इज नॉट regrettable, otherwise failure is not regrettable। नेक्स्ट सेंटेंस, हर फेल होने वाला तालिब इल्म, एवरी फेलिंग स्टूडेंट आपको ऐसे ऐसे बड़े आदमियों के नाम बताएगा जो एक ना एक बार इम्तिहान में ज़रूर नाकाम हुए हैं। तो हम कहेंगे कि एवरी फेलिंग स्टूडेंट विल टेल यू द नेम ऑफ such great men in the past who at least once failed in their life। So every failing student will tell you the name of such great men of past who at least once failed
in their life. ठीक है बेटे, आपके सारे unsolved paragraphs, all the unsolved paragraphs got completed now. ठीक है जी, आपके solved paragraphs 1 to 33 भी complete हो चुके, आपके unsolved paragraph नए एडिशन के मुताबिक 1 to 12 की तादाद में भी complete हो चुके हैं। अभी हमारे पास चूँकि इस पीरियड में टाइम मौजूद है, नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट क्या होगी, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। बेटे हमने करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस बड़ी डिटेल में किए हैं, हमने पार्ट ऑफ स्पीच बड़ी डिटेल में किए हैं, और वो आपने सारी प्रीवियस एक्सरसाइजेज, ये सारी लेक्चर्स वगैरह लिए होंगे, और आपने जो अहम चीज़ें हैं, रूल्स जो हैं, जो करेक्शंस के लिए सर्टन रूल्स हैं, वो आपने सब नोट डाउन भी किए होंगे, उनको समझ भी लिया होगा, उन्हीं को बेस कर रहे हैं ये करेक्शन एक्सरसाइजेज। तो आज हम फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेज करेंगे अपने यूनिक नोट्स में से। यूनिक नोट्स में से जो आपकी एक्सरसाइजेस फर्स्ट टर्म के लिए शामिल की गई हैं वो 1 to 11 हैं। तो आज फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेज आप देख लीजिएगा, और इसमें हम लॉजिक्स के साथ करेंगे। ये सारी डिटेल मैं आपको बता चुकी हुई हूँ ऑलरेडी। ठीक है जी, थोड़ा सा बोर्ड भी इरेज कर लेते हैं ताकि इससे मुतल्लिका कुछ चीज़ें अगर लिखने की जो रेलिवेंट चीज़ें लिखने की ज़रूरत होगी वो भी आपके साथ 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 शेयर की जाएंगी। तो बेटे हम स्टार्ट करते हैं यूनिक नोट्स में से करेक्शन एक्सरसाइज नंबर 1। इसमें क्या है, पहला सेंटेंस है एक्सरसाइज नंबर 1, नाउन से रिलेटेड है। हिज रूम हैज़ नो फर्नीचर्स। याद रखिएगा, गलती नाउन में आ गई फर्नीचर्स। फर्नीचर्स जो है फर्नीचर की जमा नहीं होती, इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं है, तो एस इसमें से क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 ऑप्शन हैं, उनमें से सही वाली टिक करनी है। तो जो ए वाली ऑप्शन है वो करेक्ट है क्योंकि उसमें फर्नीचर में एस नहीं लगा हुआ, और फर्नीचर में एस कभी भी नहीं आता। नंबर 2, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। बेटे याद रखिएगा, मैनी जो है वो नंबर के लिए इस्तेमाल होता है, और मच जो है, और मैनी जो है नंबर के लिए इस्तेमाल होता है काउंटेबल नाउन्स के लिए। मैनी के साथ आने वाले नाउन्स होते हैं काउंटेबल, और मच जो है वो अमाउंट, किसी चीज़ की अमाउंट, वॉल्यूम के लिए, अमाउंट के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके साथ जो आने वाले नाउन्स हैं वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो वर्क जो है वो नंबर नहीं है, ठीक है, अमाउंट में इसको हम गेज करेंगे। तो आई हैव मच वर्क, और वर्क जो है नाउन है, और मच जो है अपने साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही लेता है, सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल होता है। तो इसलिए हम देखते हैं आई हैव मैनी वर्क्स नहीं है, बल्कि सिंगुलर नाउन क्या होगा, वर्क। आई हैव मैनी वर्क टू डू। तो इसमें 4 ऑप्शन में डी वाली ऑप्शन जो है, आई हैव मच वर्क टू डू, डी ऑप्शन, डी फॉर डॉग, डी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 3 पे आ जाइए, हिज वेट इज़ 12 स्टोन्स। स्टोन क्या है, स्टोन पेबल्स को भी कहते हैं, पत्थरों को भी कहते हैं, कंकरियों को भी कहते हैं, और स्टोन का प्लूरल होता है। लेकिन स्टोन को हम दैट इज़ अ यूनिट टू मेजर वेट, वज़न को मैयर करने के लिए, ये जो वेट जो है उसको मैयर करने के लिए एक यूनिट है, उसको भी स्टोन कहा जाता है। और स्टोन एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है, और इसमें एस जब मैयरिंग यूनिट के तौर पर, जब इसको एक यूनिट के तौर पर वेट मैयर करने के लिए जो यूनिट है उसके तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो इसमें एस इस्तेमाल नहीं होता है। और ये इट इज़ इक्वल टू 14 पाउंड्स, 14 पाउंड्स और 6.35 kg। स्टोन जो है इसकी मैयरिंग क्या है, वेट क्या है, 6.35 kg। तो हम यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें एस नहीं लगता। नंबर 4 पे आइए, ही गेव अस मैनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। बेटा इन्फॉर्मेशन जो है नाउन है, और इन्फॉर्मेशन का प्लूरल आपको बताया था नहीं होता, एस इसमें कभी भी नहीं लगेगा। और फिर गिव मी मैनी, और मैनी जो है मैनी कभी भी नहीं आएगा, इसमें मच आएगा। मैनी जो है अगेन नंबर के लिए इस्तेमाल होता है, इन्फॉर्मेशन अमाउंट, किसी चीज़ की वॉल्यूम, तो ये मच आएगा। ही गेव मी मच रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, तो आंसर होगा डी ऑप्शन आंसर है। नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है, योर हेयर्स आर वाइट। बेटा ह्यूमन स्कैल्प के ऊपर जो हेयर होते हैं, जनरली जब हम जनरल बात करते हैं तो हेयर का प्लूरल हेयर ही रहता है, और ये अपने साथ अग्रीमेंट पे वर्ब लेता है सिंगुलर फॉर्म में। तो योर हेयर रहेगा, और यहाँ पर आर की जगह क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब, और वो क्या होगा, योर हेयर इज़, आर कभी भी नहीं आएगा, हेयर सिंगुलर रहेगा, अपने साथ अग्रीमेंट में जो वर्ब लेगा वो भी सिंगुलर होगा। तो योर हेयर इज़ वाइट। इसके बाद नंबर 6 पे आ जाएगा, ये बल्कि इसका आंसर देख लें, नंबर 5 का सी आंसर है, योर हेयर इज़ वाइट। लॉजिक साथ साथ ज़रूर लिखिएगा ताकि आपको याद रहे कि क्या रूल इस पर अप्लाई हो रहा है इस सेंटेंस पे, और इसकी करेक्शन कैसे होगी। हिज ट्राउज़र इज़ न्यू। ट्राउज़र कोई वर्ड नहीं, मैंने बताया था ट्राउज़र कोई वर्ड नहीं, सीजर्स, ट्राउज़र्स,
ये सारे क्या आते हैं, प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। और इनके साथ जो अग्रीमेंट में याद रखिएगा, क्योंकि पेयर है ना, सीजर्स का भी पेयर बनता है, ग्लासेस का भी पेयर बनता है, स्पेक्टिकल्स का, इस तरह से ट्राउजर्स का भी पेयर बनता है। तो ये अपने साथ अग्रीमेंट में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो है वो कौन सा लेंगे, प्लूरल लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। तो हम लिखेंगे हिज ट्राउजर्स आर, हिज ट्राउजर्स आर न्यू। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये प्लूरल नाउन है और प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा। नेक्स्ट देखें 7, दीज इंफॉर्मेशंस आर रॉन्ग। इंफॉर्मेशंस कोई नाउन नहीं है, एस लगाएंगे तो गलत। इंफॉर्मेशन ही रहता है प्लूरल फॉर्म में भी, और इसके साथ अग्रीमेंट में हमेशा सिंगुलर वर्ब, ठीक है, इसमें आर लिखा है तो हमें सिंगुलर वर्ब क्या लेना है, इज लिखना है। तो दीज इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग कभी भी नहीं होगा, इज भी है, इंफॉर्मेशन भी है, तो दीज भी दिस बन जाएगा। तो दिस इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। फिर नंबर 8 पे आइए, नो इक्विपमेंट्स आर नीडेड। याद रखिएगा इक्विपमेंट्स औजार, इक्विपमेंट्स का भी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, तो ये अपने साथ अग्रीमेंट में हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। नो इक्विपमेंट इज नीडेड, ठीक है जी। नंबर 9, द सीनरीज वर वेरी ब्यूटीफुल। सीनरीज कोई वर्ड अंग्रेजी का नहीं है, हम गलत बोलते हैं। सीनरी का प्लूरल सीनरी ही रहता है, और सीनरी अपने साथ अग्रीमेंट में कौन सा वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब। तो वर्ड की जगह वॉज आ जाएगा और सीनरीज की जगह सीनरी आ जाएगा। द सीनरी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। नंबर 10 पे है, ही गेव मी एडवाइस। एडवाइस और वर्क जब इसकी बात कर रहे होते हैं तो हम इसके साथ पीस ऑफ लगाते हैं, पीस ऑफ। ही गेव मी एडवाइस नहीं, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस, पर्टिकुलर एडवाइस, ठीक है। तो यहाँ पर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क होता है, राइट एन एप्लीकेशन ऑन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, इस तरह पीस ऑफ एडवाइस होता है। एक्सरसाइज नंबर 2, ये प्रोनाउन से रिलेटेड है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी नाउन रिलेटेड थी। ईच वन शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। याद रखिएगा ईच वन जो प्रोनाउन है ये अपने साथ अग्रीमेंट में हिज लेता है, जो सेकंड प्रोनाउन है वो हिज होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, ईच वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 2, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। अगर वन के साथ स्टेटमेंट स्टार्ट है तो यहाँ पर सेकंड प्रोनाउन उसी स्टेट में वंस आएगा, याद रखिएगा। तो वन शुड डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली, तो कौन सी ऑप्शन हुई, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, गलत। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी टू द नेशन, ए ऑप्शन। फिर है हु डू यू ट्रस्ट। ये किसी शख्स पर एतमाद की बात हो रही है। हु का तो मतलब है डायरेक्ट उस पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं कि कौन है वो। तो हु डू यू ट्रस्ट, कि तुम किस पर यकीन रखते हो, तो होम डू, यहाँ पर ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ये गलत है। हु होम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से जाएगा होम डू यू ट्रस्ट, कि तुम किस पर यकीन रखते हो। नेक्स्ट देखें, इट इज़ आई हु इज़ टू, इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम। देखिएगा इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम। आप देखिएगा इसमें इट भी प्रोनाउन है, आई भी प्रोनाउन है, तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो है वो इमीडिएट प्रोनाउन के साथ जाता है। इमीडिएट प्रोनाउन कौन सा है, आई है, और आई अपने साथ हेल्पिंग वर्ब इस थोड़ी लेता है, आई तो एम लेता है, तो यहाँ पर करेक्ट आएगा एम। इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। देखिए हमें इट समटाइम इट साउंड्स इनकरेक्ट, आपको लगता है ये कैसे हो सकता है, इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम, होना चाहिए इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम, ये करेक्ट लग रहा है। लेकिन ग्रामर के रूल इसको नेगेट करते हैं, तो हमें उन लॉजिक्स के साथ चीज़ों को लेके चलना है। जो इमीडिएट आपका है हेल्प ये प्रोनाउन, उसके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जाएगा, तो आई हमेशा एम लेता है अपने साथ। नेक्स्ट देखते हैं, द मैटर इज़ बिटवीन ही एंड आई। द मैटर इज़ बिटवीन ही एंड आई। तो बेटा जब बिटवीन की बात की जाए, दो लोगों के दरमियान कोई चीज़, किसी चीज़ की बात की जा रही है बिटवीन की, तो वो अपने साथ सब्जेक्टिव केस की जगह ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं। ही का अब सब्जेक्टिव केस हिम, आई का ये सब्जेक्टिव केसेस है, सब्जेक्टिव केसेस, और बिटवीन के साथ हमें लेने हैं ऑब्जेक्टिव केसेस। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, तो हमें करेक्ट क्या है,
हिम और मी। तो आपकी करेक्शन यहाँ पर क्या लगती है कि द मैटर इज बिटवीन हिम एंड मी। नेक्स्ट आ जाएगा ही इज़ ओल्डर देन मी। ये स्टेटमेंट देखेगा, ही इज़ ओल्डर देन मी। जब देन आ जाएगा ही इज़ ओल्डर देन मी। बेटे जब आप देन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ही इज़ ओल्डर, ही इज़ टॉलर देन मी, तो फर्स्ट जब देन के साथ कर रहे हैं कंपैरिजन, तो ये सब्जेक्टिव केस, या एंड वाला भी सब्जेक्टिव केस होता है और स्टार्ट वाला भी सब्जेक्टिव केस। ही सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस होगा आई। हमेशा जब देन के साथ कंपैरिजन हो रहा है तो शुरू में भी और एंड में भी सब्जेक्टिव केस ही आएगा। एससी का मतलब सब्जेक्टिव केस, यानी मी गलत होगा और आई इसका सब्जेक्टिव केस सही होगा। मी ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट देखते हैं, द मैन इज माई ब्रदर हु इज सिटिंग देयर। इसको देखेगा, द मैन इज माई ब्रदर हु इज सिटिंग देयर। बेटा इसका फॉर्मेशन जो है वो गलत है। आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, द मैन इज़ माई ब्रदर हु इज़ सिटिंग देयर, कि वो शख्स जो वहाँ बैठा है मेरा भाई है। अब हु से जो क्लॉज स्टार्ट होती है वो एडजेक्टिव क्लॉज होती है, और हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये कहाँ छुपा होता है? मेन सेंटेंस के अंदर। तो मेन सेंटेंस क्या है? द मैन इज़ माई ब्रदर, ये मेन सेंटेंस है, द मैन इज़ माई ब्रदर। और इसके अंदर एडजेक्टिव क्लॉज कहाँ छुपी हुई है? ये है, हु इज़ सिटिंग देयर, और ये होगा एडजेक्टिव क्लॉज। हु से स्टार्ट हो रही है चूँकि, और हु रिलेटिव प्रोनाउन है। हु, हुम, हुज, डैट, विच, ये सारी रिलेटिव प्रोनाउन है, और इनसे स्टार्ट होने वाली क्लॉज क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज। द मैन हु इज़ सिटिंग देयर इज़ माई ब्रदर। नेक्स्ट पे आ जाएगा बेटे, आई लाइक सच थिंग्स विच आर अट्रैक्टिव। सच का पेयर आपको बताया था करेक्शंस करवाते हुए, सच का पेयर बनता है एज के साथ। तो यहाँ पर क्या सही है? स्टेटमेंट नंबर डी, कि आई लाइक सच थिंग्स एज आर अट्रैक्टिव। नंबर 9, दीज टू बॉयज़ हेट वन एनदर। जब दो बॉयज़ दो थिंग्स की बातें की जा रही हैं तो ईच अदर, मोर देन टू होगा तो वन एनदर। तो यहाँ वन एनदर गलत है बेटे। These two boys hate each other, दो लोग। ए स्टेटमेंट सही है। नंबर 10, he availed of the leave। मैंने बताया था कुछ ऐसे वर्ब हैं, avail, absent, enjoy, resign, revenge। इनके साथ क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सेल्फ लगता है, सेल्फ। availed himself, absented himself, enjoyed himself। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द लीव। अवेल्ड के फ़ौरन बाद आपने क्या लगाना है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो सेल्फ, जिनके आखिर में सेल्फ आता है। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द लीव। आपकी सेकेंड एक्सरसाइज भी बेटी हो गई कंप्लीट। बस लास्ट एक्सरसाइज है, आपके पास टाइम अब कम है इस लेक्चर में, इसको भी कवर करते हैं आज। और इसका टाइटल क्या है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है जी, आपका फर्स्ट सेंटेंस है, इसको हम मिटाते हैं, मज़ीद रूल्स के साथ चीज़ों को लेकर चलते हैं और देखते हैं। आपकी थर्ड एक्सरसाइज, 500 रुपीज़ आर नॉट अ लार्ज सम। 500 रुपीज़ एक राउंड ऑफ सम है, राउंड ऑफ, और इसके साथ अग्रीमेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? सिंगुलर, आर नहीं आएगा। 100 रुपीज़, 500 एक राउंड ऑफ सम। 500 रुपीज़ इज़ नॉट, ठीक है, राउंड ऑफ सम। फिर आएगा ब्रेड एंड बटर आर ऑल दैट वी नीड। ब्रेड एंड बटर आपने पढ़ा था, एक इडियम है। ब्रेड एंड बटर को अलग अलग इस्तेमाल नहीं किया, ये ब्रेड एंड से चीज़ें प्लस होती हैं, लेकिन हम इंडिविजुअल बात नहीं कर रहे ब्रेड की या बटर की, हम लोग बात कर रहे हैं एक इडियम की। ब्रेड एंड बटर होता है दाल रोटी, रोज़ी रोटी जिसे कहते हैं, इडियम है। ये अपने साथ हमेशा इडियम सिंगुलर है ना, ये एक ही इडियम है। ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेगा या वर्ब कौन सा लेगा? सिंगुलर। तो यहाँ लिखा हुआ है ब्रेड एंड बटर आर गलत है, हेल्पिंग वर्ब क्या है? सिंगुलर, क्योंकि ये एक इडियम है। तो वो यहाँ पर आंसर होगा डी, ब्रेड एंड बटर इज़ ऑल दैट वी नीड।
नंबर 3, द वर्चुअस इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। वर्चुअस कौन होता है? वर्चुअस होता है राइटियस। राइटियस कौन होता है? वर्जन, कोई नेक शख्स। जैसे हम कहते हैं ना कि ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ वेरी वर्चुअस, ही कंसिडर्स हिमसेल्फ वेरी वर्चुअस। लेकिन यहाँ दा वर्चुअस लिखा हुआ है और दा ज़्यादा लोगों को, पूरी कम्युनिटी को इंडिकेट कर रहा होता है। दा मुस्लिम्स, दा हिंदूज़, दा वर्चुअस, तो लिहाजा ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों को दा इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा आपके साथ? वर्ब क्या आएगा अपनी प्लूरल फॉर्म में? द वर्चुअस आर रिस्पेक्टेड आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी आंसर, द वर्चुअस आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। नंबर 4 पे आ जाइए, मज़ेदार है ये एक सेंटेंस। मैनी बॉयज़ वर एब्सेंट टुडे। बेटा मैनी जो है ना, मैनी और मैनी आ याद रखना है। मैनी जो है किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है? ये इंडिकेट कर रहा है आपके काउंटेबल प्लूरल नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन, ठीक है। और ये अपने साथ जो है वो वर्ब, कौन सा वर्ब लेता है? प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। जबकि मैनिया, अब मैनिया की बात की जाए तो ये क्या है? ये काउंटेबल सिंगुलर नाउन, ये अपने साथ क्या लेता है? काउंटेबल सिंगुलर नाउन, ठीक है। ये काउंटेबल प्लूरल नाउन मैनी बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, और मैनी आ का मतलब है ज़्यादा, लेकिन सबकी इंडिविजुअल बात हो रही है। और ये प्लूरल वर्ब नहीं लेता, ये अपने साथ लेता है सिंगुलर वर्ब, ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैनी बॉयज़ वर एब्सेंट टुडे। मैनी आ अपने साथ क्या लेता है? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पर बॉयज़ नहीं आएगा, बॉय आएगा। इसी तरह से वर की जगह क्या लिखा हुआ है? सिंगुलर वर्ब, वॉज आएगा। मैनी आ बॉय वॉज एब्सेंट टुडे, है वो मैनी, लेकिन सबकी इंडिविजुअल बात हो रही है। नाउन भी सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है। सी ऑप्शन, मैनी आ बॉय वॉज एब्सेंट टुडे, सही आंसर है। नंबर 5, यू एज वेल एज आई एम गोइंग देयर। बड़ा अच्छा सेंटेंस है। यू एज वेल एज आई आर गोइंग देयर। बेटे याद रखना है, एज वेल एज के साथ जो दो सब्जेक्ट अगर आते हैं, एक ये सब्जेक्ट है यू, एक आई सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब किसके साथ जाएगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तो यू के साथ क्या आएगा? यू एज वेल एज आई आर गोइंग देयर। ये आपका सेंटेंस नंबर है 5 जी। इसमें लिखा हुआ है यू एज वेल एज आई एम लिखा हुआ था, ठीक है। लेकिन दो सब्जेक्ट्स अगर एज वेल एज के साथ कंजक्ट होते हैं तो आपका हेल्पिंग वर्ब जाता है किसके साथ? फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ। फर्स्ट सब्जेक्ट यू है और यू का हेल्पिंग वर्ब एम नहीं होता, यू का हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। यू एज वेल एज आई आर गोइंग देयर। नेक्स्ट देख लीजिएगा बेटा, सिर्फ 4 सेंटेंस है। माई ब्रदर्स ओनली हेल्प वर हिज फ्रेंड। माई ब्रदर्स ओनली हेल्प वॉज होगा, हेल्प के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। वह हेल्प जो है वो नाउन आ गया, इसके साथ सिंगुलर वर्ब। ओनली हेल्प वॉज हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, नन ऑफ यू हैव ट्राइड टू हेल्प मी। नन ज़्यादा लोगों की बात कर रहा है, अपने साथ वो हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। ज़्यादा लोगों की इंडिविजुअल बात कर रहा है। नन ऑफ यू हैव ट्राइड नहीं, नन ऑफ यू हैज़ ट्राइड। नन ऑफ यू, यू का मतलब ज़्यादा लोग। यू से मुराद सिंगल भी हो सकता है पर्सन, यू से मुराद ज़्यादा लोगों से खिताब भी हो सकता है, सिंगल से भी हो सकता है। तो नन ऑफ यू हैज़। आगे आ गया, neither he nor his brothers are at fault, nor his brother are at fault। neither और nor इंडिविजुअल की बात करते हैं, अपने साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लेता है, ना तो वो ना उसका भाई गलती पर है। तो neither he nor his brother is at fault। neither nor इंडिविजुअल्स की बात कर रहा है तो वो इंडिविजुअल्स में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज आएगा। तो सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। सेकेंड लास्ट, ही इज़ वन ऑफ दोज हु स्टैंड्स बाय देयर फ्रेंड्स। सेकेंड लास्ट, ही इज़ वन ऑफ दोज हु स्टैंड्स, यही से देखते हैं बेटा, ही इज़ वन ऑफ दोज। दोज ज़्यादा लोगों की बात हो रही है और दोज के साथ वर्ब आ रहा है स्टैंड्स। ज़्यादा के साथ हम एस या यस तो नहीं लगाते, वो तो ही शी इट के साथ होता है, तो यहाँ स्टैंड रहेगा, एस यहाँ पर गलत है। ही इज़ वन ऑफ दोज हु स्टैंड बाय
बाय देयर फ्रेंड्स, बाकी सही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। लास्ट देखिएगा, पॉलिटिक्स आर हिज चीफ इंटरेस्ट। पॉलिटिक्स एक क्या है बेटे, पॉलिटिक्स जो है प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है, इसकी सिंगुलर फॉर्म नहीं है। पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स ये इसके साथ इस्तेमाल होंगे। तो हम देखते हैं पॉलिटिक्स इज़, ये अपने साथ अग्रीमेंट में जो हेल्पिंग वर्ब लेगा, इसकी अग्रीमेंट में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगा। तो पॉलिटिक्स इज़ हिज चीफ इंटरेस्ट। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ठीक है बेटे, ये आपकी एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइजेज हमने करेक्शन की आज कर ली। इंशाल्लाह बाकी काम जो है वो कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट पीरियड्स में, नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो थैंक यू वेरी मच बेटे, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।